ये अभी एंट्री हो चुका है अंदर, तो भी डिपार्चर के लिए। ये है भाई गुरदासपुर से, उनको मैंने मोबाइल पिन दिया था सिम निकालने के लिए। लगातार न चलने वाली जो एयरलाइन होती है उनका गेट इंटरचेंज होता रहता है, तो 8 बजे यानी कि 6 घंटा पहले आपको पता चलेगा गेट, क्योंकि उसमें हड़बड़ाने वाली कुछ चीज़ नहीं है। कैबिन बैगेज था, उसका वेट 15 kg भरने की वजह से वो मैडम ने दोनों बैग डाल दिए अंदर। उसके बाद इमिग्रेशन वाला था, इसने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे से पूछा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ क्यों नहीं है, अकेला क्यों जा रहा हो? क्योंकि 4 घंटा हमें लेट हुआ है इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन में इतना दंगा फसाद हुआ है, इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ। जो मैं यहाँ था, इन भाभी ने 2-3 दिन से मेरा इतना कायल रखा कि मैं एकदम क्या बोलते हैं, ऐसा घर वाला फील करो। मिलता हूँ आके। जो भाई साहब का घर है इस गेट के अंदर है। इस एरिया को कहा जाता है पॉकेट एफ। पॉकेट एफ से मेरे को एक अच्छा अनुभव रहा उनके फैमिली में घुल मिलने का। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। मैंने अभी ली है मेरी उबेर जो T3 के लिए जाएगी, और मैंने अभी बुक किया है। कुछ तो 303 रुपये भाड़ा दिखा रहा था वो। ये ऐप की कृपा से हमारी जो T3 जाने के लिए जो टैक्सी मंगाई वो आने वाली है अभी। लगभग बीच में हूँ मैं अभी, और इसी बीच में आपको अगर RT-PCR करवाना है तो RT-PCR आप यहाँ करवा सकते हैं। और जो अराइवल गेट है उसका टर्मिनल का, तो अराइवल गेट से आपको अगर गेट को पकड़ नहीं है, या आपको अगर टर्मिनल 2 पे जाना है, शायद मैं ले गया था उस टाइम में, वहाँ जाके आया था। अभी मेरे को टर्मिनल 3 एकदम क्लियर तरीके से समझ आया है। टर्मिनल 3 पे कैसे सर्वाइव किया जा सकता है। ये जो बीच का एरिया है, यहाँ मैं आके बैठा हूँ। T3 का डिपार्चर, और उसके पार्किंग एरिया में ये सारा लगा पड़ा है। आप उसका RT-PCR का पूरा जान सकते हैं। पढ़ के यहाँ आके भी आपका हो सकता है, और उन्होंने लिखा है कि 6 घंटे में होगा। अभी मैं बराबर मिडल में हूँ। हाँ सारा सैंपल ले रहे, क्या हो रहा है? पता ही लग रहा है। ये सारा मामला इसका ही है। RT-PCR के लिए रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट ये सारा यहीं पे मांजरा होगा। जो मेरे पीछे का एरिया वही है, वो RT-PCR का सारा मामला वही चल रहा है पूरा। कि अभी मेरे पास है 6 घंटा, और अभी बजे है शायद कुछ तो अभी का जो टाइम हो रहा है, 1 बज रहा है 6 PM, और मेरा फ्लाइट जो है वो है आपको 1 बजे। एक्चुअली में मेरे को ढूंढना है कि एयरोफ्लोट का
एयरोफ्लोट का काउंटर कहाँ है एक्चुअल में। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं बी से लेके बी से डी ई करके सारा जो काउंटर है दिल्ली एयरपोर्ट का वो आपको दिख रहा है। तो जल्दी जल्दी में मैं निपटा रहा हूँ एक एक ढूंढ के। मेरे को पता था इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए आप 4 घंटा पहले आ सकते, लेकिन मैं 6 घंटा पहले आ गया। एक्चुअल में मेरा एयरोफ्लोट का काउंटर है कहाँ? यहाँ तो सारे एयर एशिया स्पाइस जेट वगैरह सारे दिख रहे हैं, लेकिन एयरोफ्लोट नहीं दिख रहा है। किसी ने तो पूछना पड़ेगा। देखते हैं। में अभी हमने ऐसे ही फालतू में बी से लेके NP जो भी है वहाँ तक सारे काउंटर ढूंढ निकाले, लेकिन हमें एयरोफ्लोट कहीं नहीं मिला। एक्चुअल में होता ये है कि कुछ देर पहले जैसे 4 या 5 घंटा जो भी है एयरोफ्लोट का वो डिस्प्ले करेगा। यहाँ के जो डिस्प्ले है वहाँ एक्चुअल में अभी डिस्प्ले पे देखना पड़ेगा कि एयरोफ्लोट का वो काउंटर कहाँ मिलता है, क्योंकि मेरे को जो मेरा खाने का बैग है वो चेकिंग करना है। ये हमने अभी एयरोफ्लोट का जो डेस्क नहीं मिल रहा है, इसके लिए इंफॉर्मेशन डेस्क में थोड़ी सी जानकारी ली, तो उन्होंने बोला कि 8 बजे आपको पता चलेगा यहीं कि कहाँ लगेगी वो डेस्क, कौन से नंबर पे होगा। एयरोफ्लोट में मेरे को खाना फ्री है, लेकिन घर के खाने के स्वाद नहीं आएंगे। भाभी जी ने मेरे को जो बांध के दिया है, आप देख सकते हैं, उन्होंने दो चम्मच, और ये भूली नहीं है इसको देने में। हाथ पोंछने के लिए एक प्लेट दिया है, और भाभी जी ने देखो अंदर क्या क्या करके दिया है। रोटी डब्बा सारा दिया, किसान केचप। सारा रैप करके दिया। ये रहा घर का खाना, और उसको मैं अभी निपटाता हूँ जो भी है। थैंक यू भाभी जी। ये है भाई गुरदासपुर से, उनको मैंने मोबाइल पिन दिया था सिम निकालने के लिए। उन्होंने मेरे को RT-PCR का टेस्ट दिखाया। उनको मेरा जानकारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छा लगा या नहीं लगा, जितना भी इंफॉर्मेशन मेरे साथ बढ़िया लगा, क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ तो बहुत बार RT-PCR वगैरह किया है। और जो भी एक 4-4 2 दिन में चेंजेस होते ही मेरे को पता है एक्चुअल में क्या क्या है, कैसे अलग, क्योंकि फेसबुक पे हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, तो उसमें शेयरिंग होती है। मेरे को लगेज पता है कि कहाँ क्या कर सकते हैं या होता है, इसलिए तो आपको मुझे बताओ, जैसे कि मेरा लगेज 40 किलो लगेज है। 40 किलो लगेज है, 7 किलो हैंड बैग है, 7 किलो हैंड बैग है, 47 किलो हो गए, 47 किलो हो गए। वो छोड़ो ना, कैबिन में आप 10 किलो तक लेके जा सकते। नहीं मेरी बात जो एयरोफ्लोट का हमने 2-3 बार जो तहकीकात किया था इंफॉर्मेशन डेस्क पे, अभी लास्ट टाइम पे हमें बी गेट जो है वो मिला है, क्योंकि लगातार न चलने वाली जो एयरलाइन होती है उनका गेट इंटरचेंज होता रहता है। तो 8 बजे यानी कि 6 घंटा पहले आपको पता चलेगा गेट, क्योंकि उसमें हड़बड़ाने वाली कुछ चीज़ नहीं है। हाँ, वो ट्रैवल के लिए जा रहा हूँ मैं। हाँ, घूमने के लिए नहीं, वैकेशन पे हूँ। वैकेशन का टाइम मिला मेरे को दुकान से, तो मैं जा रहा हूँ। हाँ, नहीं अकेला जा रहा हूँ मैं अकेला जा रहा हूँ। हाँ है ना। अभी मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुआ है। एक्चुअल में मेरे जो 3 बैग थे उसमें से लैपटॉप बैग और वो जो चेकिंग बैग था और जो कैबिन बैग, उसका एक साथ वज़न करने पर वो 15 kg कुछ तो भरा। उसने सिर्फ लैपटॉप का बैग मेरे को दिया है और दोनों बैग चेकिंग करके उसमें डाले हैं। तो मैं भूल गया कि मेरे जो कैबिन बैग था उसमें क्या क्या था। ये थोड़ा सा गड़बड़ भरा है मेरे लिए। कैबिन
बैग, उसका एक साथ वज़न करने पर वो 15 kg कुछ तो भरा। उसने सिर्फ लैपटॉप का बैग मेरे को दिया है और दोनों बैग चेकिंग करके उसमें डाले हैं। तो मैं भूल गया कि मेरे जो कैबिन बैग था उसमें क्या क्या था। ये थोड़ा सा गड़बड़ भरा है मेरे लिए। ये जहाँ मेरे को बोर्डिंग पास मिला, वो बोर्डिंग पास के टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ। मेरा जो कैबिन बैगेज था उसका वेट 15 kg भरने की वजह से वो मैडम ने दोनों बैग डाल दिए अंदर। उसके बाद इमिग्रेशन वाला था, इसने एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे से पूछा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ क्यों नहीं है, अकेला क्यों जा रहा हूँ। तो उसको मैंने जिस टाइप से एक्सप्लेन किया वो इतना ख़तरनाक लगा उसको, वो हंसने लगा मेरे यहाँ। हाँ, क्योंकि उसको मेरे यहाँ और जो है उनकी डील बताई कि मैं अकेला क्यों घूमता हूँ, मेरा क्या स्टमरिंग प्रॉब्लम है, ये सारी बातचीत उससे हो चुकी। और बहुत वैसे तो मान के 50-50 सॉफ्ट था, लेकिन अगर आप थोड़ा प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आप हो सकता है कि प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ये है ड्यूटी फ्री एरिया यहाँ का, दिल्ली एयरपोर्ट का। अब हमें ढूंढना है कहीं थोड़ा बहुत, मेरा तो खाना हो चुका है एक्चुअल में। और ये जो हम ढूंढ रहे हैं यहाँ कहीं मिल नहीं रहा है। देखते हैं आगे जाके, आपसे थोड़ा बहुत बातचीत करता हूँ इमिग्रेशन के बारे में। मॉस्को 120। ये लगता है किंगफिशर प्रीमियम और 16 लाइट इम्पोर्टेड पाइनएप्पल ब्लॉन्ड ऑयलेस और अल्ट्रा किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स किंगफिशर प्रीमियम। किंगफिशर अल्ट्रा लिए अल्ट्रा मैक्स, उसका MRP दिखा है 100 रुपीज़। मैंने 550 रुपये उसको दे दिए। उस पर MRP 100 है, 550 540 रुपये लिया। वहाँ आयरिश हाउस ट्रैवल फूड सर्विस दिल्ली T3 XCSR। और सारा पेट पूजा करने के बाद हमें जाना है 21 बराबर 21 गेट पे। 21 गेट पे जाके वो एयरोफ्लैट का है, लेकिन अभी बहुत टाइम है। एयरक्राफ्ट में जाने से पहले जो हमारे 2 मोबाइल थे थोड़ा सा 60% से नीचे आ गए थे, इसलिए मैंने रिचार्ज पे लगा दिया। यहाँ रिचार्ज जो पॉइंट होते हैं एयरपोर्ट में इस टाइप से होते हैं। मेरा EMI का और iPhone 12 मैंने रिचार्ज पे लगा दिया है। बोइंग 777 करके जो एयरक्राफ्ट होते हैं अपने डोमेस्टिक से एकदम बड़े, ये टाइप से उड़ेंगे। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है दिल्ली का ड्यूटी फ्री एरिया, जहाँ से मैंने अभी 2 बियर पिया है। और मेरा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो रिचार्ज पे मैंने रखा है। हमारा जो एयरोफ्लोट का गेट मिला है वो गेट मिला है 21 करके, लेकिन वहाँ पे रिचार्ज पॉइंट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सारा रिचार्ज करके हम पहुँच रहे हैं अभी 21 गेट पे, जहाँ पे एयरोफ्लोट रशिया एयरलाइन ऑपरेट करती है। और जितना भी 2-3 घंटे का हमारे पास टाइम था, ये सर भी थे गुजरात से। आपका सब नाम? जिग्नेश पटेल करके हैं। एक कंपनी के सिलसिले में उधर रशिया जा रहे हैं। एक्चुअल में उनका मेरे साथ जुड़ाव रहा, जितना मैंने उनसे जाना। एयरोफ्लोट का 21 गेट का काउंटर, और यहाँ से मेरी फ़्लाइट अभी थोड़ी देर में छूटने वाली है। एक्चुअल में अभी का जो टाइम हुआ है ये हुआ है 12:28।
तरह हमारा रशिया जाने का सपना मेरा 3 पैकेज था, उसमें से 2 पैकेज तो एयरलाइन ने पूरा रख लिए। मेरे पास अभी लैपटॉप पैकेज है सिर्फ, और लैपटॉप और पैकेज होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत उठाना पड़ा। मेरा खाना जो है वो सारा उस बैग में रह चुका। And here you have 49 CDs for this. बहुत पीछे है। Правильно. Подождите, у нас 19 место, а можем 15-5. Excuse me. 39. ये सारे पापड़ बेलने के बाद हमें एयरपोर्ट एयरलाइन में बैठने का मौका मिल गया है। इस टाइप का एंटरटेनमेंट के लिए ये सारा लगा हुआ है। हेडफोन का है, पता नहीं इसके। फ्लाइट में जिस भाई से मैं मिला था, इनसे इंटरेक्शन होने के बाद ये भाई थोड़ा मेरे से घुल मिला गए, थोड़ा विश्वास बना या ट्रस्ट बना, पता नहीं हुआ कितना जान पाए मेरे को, लेकिन मैंने उनको बहुत जाना। ये जो सर्विस करने वाले लोगों की ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं तो मेरा सेल्फ एम्प्लॉयड करके मैं मेरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो मैं सुनना चाहूँगा आपका नाम। बेनहर सिंह। बेनहर सिंह। मनहर बेनहर सिंह। और आप कहाँ से पढ़ते हैं? मुंबई से। मुंबई से। और जो आपका कंपनी का नाम है, जहाँ आप काम कर रहे हो, कंपनी का नाम क्या है? मेरा नाम भी मॉस्को में है और जहाज मेरा पूर्वास में। कंपनी का नाम है जिस कंपनी में काम करते हैं? साइबेम। ये कहाँ की कंपनी है? ये इटालियन कंपनी। इटालियन कंपनी। आप इटालियन कंपनी में कैसे अप्रोच हो गए? कैसे आपको कैसी नौकरी लगी आपको? जैसे ऑफशोर में मैं काम करता है, एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने अप्लाई किया था और मुझे कॉल आ गया। और आपके 8 साल हुआ ये कंपनी में। 8 साल हुआ है। आपकी शादी हुई है? शादी हुआ है, एक लड़की है मेरी, 9 साल की हुई अभी 8 नवंबर। 8 नवंबर को। और बीबी और वो सारा मुंबई में? मुंबई में। तो आपको जाना पड़ता है सर्विस में, जैसे अभी जा रहे हैं मेरे साथ। हाँ, तो मेरा जो प्रिपरेशन देख के आपको क्या शौक लगा? अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ सीखने को मिला आज। मैं काफ़ी कंट्री घूम चुका हूँ पर इसके जैसा बंदा देखा नहीं मैंने। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। चलो ठीक है। मैंने मंगाया था ये मेल्स एयरोफ्लोट में, और मेरे को जो वहाँ का कोल्डनेस है उसमें मेरे को सर्वाइव करना था, इसलिए वो लड़की मेरे को स्पेशल मेल देके आई। वहाँ से पूरा खाना सर्व कर रही है। बाहर
तो इतना बर्फ गिर रहा है, ये देख के ही मेरे को तो चक्कर आने लगे यार। दिखाता हूँ मैं आपको कैसा बर्फ गिर रहा है, पूरा बर्फबारी है बाहर। एयरपोर्ट से प्लेजेंट सफर रहा, तो बाहर का जो टेम्परेचर है, मेरे बैगेज वही पड़े हैं बाहर। बाहर चल रही है बर्फबारी, मेरे को तो डर ही लगने लगा है। मैं इस ऐसी कंडीशन में कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा। अभी बैगेज आने तक कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि मैडम ने जो पंगा किया था दिल्ली एयरपोर्ट पे, मेरे जो 2 बैग मैं लेके बैठा था उसमें सारा जर्किंग बिर्किंग सारा मामला उसमें ही है। तो देखता हूँ मैं अभी कैसे क्या करना पड़ता है। आने दो अभी। यहाँ के रशिया ने हमारा इस टाइप से स्वागत किया है, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि 2 घंटे से हम वैसे लाचार पड़े हैं इमिग्रेशन में। आप इमिग्रेशन में देख सकते हैं कितने लोग खड़े, कम से कम 70-80 लोगों को एक साइड कर दिया है कुछ स्क्रूटिंग के लिए। और मैडम तो बहुत टेंशन में है अभी। तो ये जो कंडीशन किसी के साथ में आ जाए, एक्चुअल में ये एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे कि एक्चुअल में करना क्या है या होगा क्या, ये हमें भी नहीं पता है। 2 बार पानी पी के जो एयरलाइन से हमें ये मिला था खाना, उसमें से कुछ मैंने बचा के लाया था पेस्ट्रीज, ये अभी 1 गट खाई है, क्योंकि इमिग्रेशन से आगे हम जा नहीं सकते। जिस फ्लाइट से हम इधर से आए थे तो उधर ही हम बैठे हैं अभी, और पंखा चल रहा है। ऑफिस से 2-2, 4-4 पासपोर्ट आके वो सारा अपडेट कर रहे हैं। अब यहाँ के रशिया के 11 बजने का वाईफाई कनेक्ट नहीं हुआ है, हो रहा है। एक्चुअल में उन्होंने कोविड की वजह से शायद वो सारा बंद करके रखा है, क्योंकि 3-4 महीने पहले आया था तो उसने बोला था कि एकदम 400-500 Mbps ऐसा स्पीड मिलता है, लेकिन कहाँ स्पीड है, उसका स्पीड ही नहीं मिलता। और ये रही हमारी बैगेज क्लेम, क्योंकि 4 घंटा हमें लेट हुआ है इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन में इतना दंगा फसाद हुआ है, इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ। और अभी बैगेज क्लेम करके मैडम के साथ हम जा रहे हैं हॉस्टल के लिए। आपको अगर ये सरिता विहार से मेरी मॉस्को तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।